बिहार की धरती जहां गंगा की लहरें और खेतों की हरियाली इतिहास लिखती है, वहां दो दोस्तों की कहानी कभी गूंजती थी। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, ये दो नाम जो कभी जेपी आंदोलन की आग में साथ जले, आज बिहार की सियासत के दो ध्रुव हैं। उनकी दोस्ती एक मशाल थी जो बिहार के पिछड़े वर्गों को रोशनी दिखाने का काम करती थी, लेकिन सत्ता की भट्टी में जलकर ये राख हो गई। ये कहानी केवल दो नेताओं की नहीं, बल्कि बिहार की उस उथल पुथल की है जहां जाति, विकास और भ्रष्टाचार की जंग ने इतिहास के पन्ने रंगे। आइए इस सियासी महाकाव्य में गोता लगाएं जहां दोस्ती और दुश्मनी की लकीरें बार बार मिटती और बनती रहीं। चर्चा में आज लालू और नीतीश की दोस्ती और दुश्मनी की दास्तान। उन्नीस सौ 70 का दशक था। बिहार में इमरजेंसी की साया थी। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन सड़कों पर था और युवा नेता अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। लालू प्रसाद यादव गोपालगंज के एक साधारण यादव परिवार से पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए थे। उनकी देहाती ठसक, हंसी और लाउड स्पीकर जैसी आवाज भीड़ को बांध लेती थी। दूसरी ओर नीतीश कुमार बख्तियारपुर के कुर्मी परिवार से इंजीनियरिंग छोड़ चुके थे। शांत, गंभीर और रणनीति में माहिर। सिन्हा की किताब में जिक्र है कि जेपी आंदोलन में दोनों ने 7 जेल काटी, लाठियां खाई। लालू नीतीश को छोटा भाई कहकर बुलाते और नीतीश लालू को बड़ा भाई मानते। संतोष सिंह लिखते हैं कि नीतीश लालू के लिए प्रेस नोट लिखा करते थे क्योंकि लालू की हिंदी कमजोर थी। ये दोस्ती केवल सियासी नहीं थी, ये बिहार के समाजवादी सपनों की नींव थी। 1977 में जनता पार्टी की जीत ने दोनों को विधानसभा पहुंचाया। लालू छपरा से जीते, जबकि नीतीश 1980 में हरनौत से पहली बार विधायक बने। राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर के समाजवादी विचारों से प्रेरित दोनों ने पिछड़ी जातियों के लिए आवाज उठाई। इसी बीच फरवरी 1988 में कर्पूरी ठाकुर की पटना में अचानक मौत हो गई। उस समय वे बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। उनकी मौत ने विपक्ष को कमजोर कर दिया, लेकिन लालू यादव के लिए ऐसे अवसरों के द्वार भी खोल दिए जिनका वे फायदा उठा सकते थे। कर्पूरी ठाकुर के जाने के बाद लालू ने अपनी पटकथा की रूपरेखा लिखनी शुरू कर दी। लालू की मुख्यधारा की राजनीति में धक्का देने वाले कर्पूरी ठाकुर ही थे। हालांकि लालू यादव छात्र नेता के तौर पर ऑलरेडी बहुत नाम कमा चुके थे और आपातकाल के दौरान जेल में भी गए थे, लेकिन वे कर्पूरी ठाकुर ही थे जिन्होंने साल 1977 में लालू यादव को लोकसभा का टिकट दिलवाया था और फिर बिहार विधानसभा में लोक दल की सीट दिलवाई थी। उन दिनों लालू यादव जैसे युवाओं के लिए कर्पूरी ठाकुर एक संरक्षक के तौर पर थे, लेकिन जब कर्पूरी ठाकुर की मौत हुई तो लालू उनके स्वाभाविक उत्तराधिकारी होने का दावा करने की स्थिति में नहीं थे। बिहार के वरिष्ठ नेता उनके बारे में बहुत अच्छी राय नहीं रखते थे। उन्हें वे लंपट कहते थे, बदमाश समझते थे। कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु के बाद बिहार के कई सीनियर नेता एलओपी यानी कि नेता प्रतिपक्ष की लड़ाई में खड़े हो गए थे। द बैटल फॉर बिहार में सिन्हा लिखते हैं कि विपक्ष के नेता एलओपी की दौड़ में कई सीनियर यादव नेता थे, जैसे अनूप लाल यादव, विनायक प्रसाद यादव, गजेंद्र हिमांशु, लेकिन नीतीश और शिवानंद तिवारी ने लालू का साथ दिया। नीतीश ने खुलकर कहा कि हम अपनी पीढ़ी के नेता को आगे लाना चाहते हैं। नीतीश के समर्थन ने लालू को बिहार में नेता प्रतिपक्ष बना दिया। लालू यादव भी अपनी आत्मकथा गोपालगंज से रायसीना मेरी राजनीतिक यात्रा में कहते हैं कि मैं उनका इस बात के लिए ऋणी हूं कि कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता के लिए जब मैंने अपना दावा पेश किया तो नीतीश कुमार ने मेरा खुलकर समर्थन किया था। सिन्हा बताते हैं कि नीतीश संगठन में माहिर थे, जबकि लालू की जनसभाएं जादू बिखेरती थी। ये वो दौर था जब दोनों एक दूसरे की ताकत थे। 1990 में लालू प्रसाद यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो नीतीश उनके करीबी सलाहकार बने, लेकिन लालू प्रसाद के मुख्यमंत्री बनने की कहानी भी बड़ा रोचक है। शंकरशर ठाकुर अपनी किताब बंधु बिहारी में बताते हैं कि लालू यादव 1989 में विपक्ष के नेता तो बन गए थे, लेकिन मार्च 1990 के विधानसभा चुनावों में जनता दल के जीत जाने की स्थिति में वे अपने मुख्यमंत्री बनने की संभावना को लेकर निश्चित नहीं थे, बल्कि वास्तव में उन्होंने विधानसभा की एक भी सीट के लिए चुनाव नहीं लड़ा था। लोकसभा चुनाव नवंबर 1989 में हुए थे। बिहार के विधानसभा चुनावों में सिर्फ 4 महीने पहले
पटना में इंतजार करने के बजाय लालू यादव ने विपक्ष के नेता के पद से त्याग पत्र देकर छपरा से सांसद के रूप में दिल्ली जाना बेहतर समझा। लालू यादव का अचानक बिहार से दिल्ली जाना लोगों को चौंका गया था। पार्टी के नेता ये सवाल उठाने लगे थे कि अगर लालू यादव बिहार का मुख्यमंत्री पद ही चाहते थे तो उन्होंने लोकसभा का चुनाव क्यों लड़ा, जबकि विधानसभा चुनाव सिर्फ 4 महीने बाद होने वाले थे। शंकरशर ठाकुर लिखते हैं कि लालू यादव ने जो किया उसका कारण न्याय संगत भले ही न हो, समझ में आने योग्य जरूर था। वे असमर्थ लोगों के नेता के रूप में काम करने वाले एक असुरक्षित व्यक्ति थे। जनता दल में कोई भी न उस समय और न बाद में निश्चित तौर पर कोई नहीं जानता था कि कौन क्या कर रहा था और करना क्या चाहता था। सियासत की बिसात पर सब अपने अपने तरीके से गोटियां सेट कर रहे थे और लालू इसमें कहां पीछे रहने वाले थे, क्योंकि उन्हें पता था कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच जो 4 महीने का गैप है, इसमें बहुत सारे वादे किए जाएंगे और तोड़े जाएंगे। 1989 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी के खिलाफ लहर थी, वीपी सिंह के सितारे बुलंद थे और लालू इसमें पीछे छूटना नहीं चाहते थे। वे झाड़ी में 2 पक्षियों के वादे से खुश नहीं थे। उस समय उन्हें हाथ में एक चिड़िया चाहिए था। अंततः उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा देकर छपरा से लोकसभा का चुनाव लड़ना पसंद किया और जीत गए। लेकिन 4 महीने बाद जब 1990 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस की हार हुई और जनता दल 324 में से 132 सीटें जीत गई और सहयोगी दलों के साथ सरकार बनाने के लिए बहुमत हासिल कर लिया। अब वक्त था बिहार की सत्ता पर कौन बैठेगा, क्योंकि असली लड़ाई जनता दल में अब शुरू होने वाली थी। लालू की शंकाएं सही साबित हुई। प्रधानमंत्री वीपी सिंह बिहार की गद्दी पर लालू यादव को बैठाने वाले नहीं थे। वीपी सिंह एक दलित नेता राम सुंदर दास को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, जो 1979 से 80 के बीच छोटे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री रह चुके थे। वीपी सिंह ने चालें चलनी शुरू की और प्रचार करने लगे कि लालू यादव बिहार विधानसभा के तो सदस्य भी नहीं है, तो फिर मुख्यमंत्री कैसे बन सकते हैं। और जो चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं उनमें कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री बनने के काबिल हैं। इस बात का समर्थन अजीत सिंह कर रहे थे। वो भी लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने के खिलाफ थे। अजीत सिंह पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पुत्र थे। वीपी सिंह ने अजीत सिंह को पर्यवेक्षक बनाकर बिहार भेज दिया, लेकिन अजीत सिंह अभी राजनीति में नौसिखिए थे और वीपी सिंह ये जिम्मेदारी सिर्फ उन पर छोड़कर निश्चिंत नहीं होना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने राम सुंदर दास की टीम को मजबूत करने के लिए जॉर्ज फर्नांडिस और सुरेंद्र मोहन को भी पटना भेज दिया। लेकिन लालू यादव आलाकमान के फरमानों को सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। वो एक ऐसा चुनाव करवाने पर तुले थे जिसमें वो भी मुख्यमंत्री के लिए एक उम्मीदवार के तौर पर हों और विधायक अपना अपना वोट देकर मुख्यमंत्री यानी कि सदन का नेता चुने। चौधरी देवीलाल उस वक्त उप प्रधानमंत्री थे और सरकार में दूसरे नंबर की हैसियत रखते थे और लालू यादव को उनका फुल समर्थन हासिल था। देवीलाल ने लालू की मदद के लिए शरद यादव और मुलायम सिंह यादव को पटना भेज दिया। इधर खुद लालू यादव अपनी लॉबी सेट करने में लगे थे। उन्होंने चंद्रशेखर से मदद मांगी। हालांकि इससे पहले लालू यादव कई बार चंद्रशेखर के खिलाफ हमलावर रहे, लेकिन वो हमेशा सावधान रहते थे कि चंद्रशेखर को बहुत ज्यादा नाराज न करें। जब वो चंद्रशेखर के खिलाफ बोलते तो अगली सुबह हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने उनके घर पहुंच जाते। उन्हें बखूबी पता था कि चंद्रशेखर को मनाने के लिए उन्हें क्या करना है। शंकरशर ठाकुर लिखते हैं कि लालू चंद्रशेखर से मिलकर एक बच्चे की तरह शिकायत करने लगे कि ये राजा यानी वीपी सिंह हमको खत्म करने पर तुला है, हमारी मदद कीजिए, नहीं तो वीपी सिंह अपने आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बना देगा। और चंद्रशेखर बिना शक वीपी सिंह से इतनी नफरत करते थे कि उनकी किसी भी इच्छा का विरोध करने के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने लालू यादव को आश्वस्त किया कि जाओ मुख्यमंत्री की तैयारी करो। जिस दिन बिहार मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए जनता दल के विधायकों की बैठक थी, वहां अचानक मुख्यमंत्री पद के 2 उम्मीदवार के बजाय 3 दावेदार प्रकट हो गए। रघुनाथ झा चंद्रशेखर के उम्मीदवार के रूप में शामिल हो गए। उन्हें सिर्फ विधायक दल के वोटों का विभाजन करने के लिए भेजा गया था। लालू यादव अपने एजेंडे में सफल हुए। लालू यादव मुख्यमंत्री का चुनाव थोड़े अंतर से जीत गए, लेकिन लालू के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने में कुछ और नाटक बाकी थे। दरअसल उस वक्त बिहार के राज्यपाल मोहम्मद यूनुस सलीम थे, जो लोक दल के पुराने आदमी थे। अजीत सिंह उनको मनाने में सफल रहे कि जब तक दिल्ली से कोई ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक लालू यादव को मुख्यमंत्री पद की शपथ ना दिलाई जाए।
इधर लालू यादव निर्वाचित विधायक दल के नेता की हैसियत से लगातार राज्यपाल को फोन पर फोन कर रहे थे कि उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए टाइम दिया जाए। राज्यपाल कश्मकश में थे कि वो क्या करें। उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया और पटना छोड़कर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस बात की भनक लालू यादव को लग गई। वो भी राज्यपाल के पीछे पीछे गाड़ी दौड़ा दी, लेकिन जब तक वो एयरपोर्ट पहुंचते तब तक राज्यपाल दिल्ली के लिए उड़ान भर चुके थे। लालू यादव पूरे रास्ते ड्राइवर को एक्सीलेटर दबाने के लिए बोलते रहे और राज्यपाल को कोसते रहे कि ई गवर्नर को राइट रॉन्ग और ड्यूटी समझाना पड़ेगा। इलेक्टेड आदमी का ओथ कैसे नहीं करा रहा ये। लालू यादव गुस्से में एयरपोर्ट से घर लौट आए और तत्कालीन उप प्रधानमंत्री देवीलाल को फोन लगा दिया। उन्होंने अपने ठसक अंदाज में कहा कि क्या चौधरी साहब, ये आपके राज में क्या हो रहा। हम इलेक्टेड सीएम हैं और गवर्नर अजीत सिंह के कहने पर ओथ से पहले ही भाग गया। ये सुनकर देवीलाल अजीत सिंह पर भड़क गए। बड़बड़ाते हुए उन्होंने गवर्नर को तुरंत फोन लगा दिया और निर्देश दिया कि वो तुरंत पटना लौट जाएं और लालू यादव को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएं। आखिरकार 10 मार्च 1990 को लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लालू यादव पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने पटना राजभवन के बाहर विशाल गांधी मैदान में जनता के बीच शपथ ली। लालू ने बिहार में सामाजिक परिवर्तन शुरू किया। मंडल आयोग लागू किया जिसने पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण दिया। ये MY यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ का आधार बना। संतोष सिंह लिखते हैं कि लालू की लोकलुभावन शैली, भांग पीकर लौंडा नाच देखना, देहाती भाषण ने ग्रामीण बिहार को मंत्रमुग्ध कर दिया था। लेकिन नीतीश का ध्यान विकास पर था। सड़कें, बिजली, स्कूल जैसे मुद्दे प्राथमिकता में थे। सिन्हा लिखते हैं कि लालू का सामाजिक न्याय नीतीश को पसंद था, लेकिन अपराध और भ्रष्टाचार की अनदेखी उन्हें खटकने लगी थी। फिर भी दोस्ती बरकरार रही। 1991 में जनता दल ने बिहार की 48 लोकसभा सीटें जीती और नीतीश बहर से सांसद बने और बिहार से दिल्ली के लिए कूच कर दिया। 1993 में पहली बार दोनों की दोस्ती में दरार आई। जनता दल में लालू का एक छत्र राज था। जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव और रामविलास पासवान जैसे नेता असंतुष्ट थे। सिन्हा लिखते हैं कि लालू ने पार्टी को यादव केंद्रित बना दिया था। नीतीश, जो कुर्मी और अति पिछड़ी जातियों का गठजोड़ चाहते थे, वो असहज हो गए। 1994 में नीतीश ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई। ये लालू के खिलाफ खुली बगावत थी। संतोष सिंह लिखते हैं कि नीतीश को लालू का परिवारवाद और भ्रष्टाचार अस्वीकार्य था। 1995 के विधानसभा चुनावों में समता पार्टी को केवल 7 सीटें हासिल हुई, जबकि लालू फिर सत्ता में लौटे। 1997 में लालू ने चारा घोटाले के दबाव में जनता दल छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल बनाया। अब दोनों खेमे साथ थे, लालू का RJD और नीतीश की समता पार्टी। सिन्हा बताते हैं कि नीतीश ने पहचान की राजनीति को ठुकराकर विकास और ऊपरी जातियों को साथ लेने की रणनीति बनाई, जबकि लालू अपने MY फॉर्मूले पर अड़े रहे। 2000 का दशक बिहार की सियासत का टर्निंग पॉइंट था। सिन्हा अपनी किताब नीतीश कुमार एंड द राइज ऑफ बिहार में लिखते हैं कि लालू राबड़ी राज में बिहार जंगल राज बन गया। अपहरण, फिरौती, भ्रष्टाचार ने बिहार की छवि को धूमिल कर दी। बिहार की GDP ग्रोथ निगेटिव थी, सड़कें टूटी थी, बिजली गायब थी। नीतीश ने 1996 से बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। 2000 के चुनावों में लालू की RJD जीती, लेकिन नीतीश को केंद्र की वाजपेयी सरकार ने 7 दिनों के लिए CM बनाया। ये सरकार गिर गई और नीतीश के लिए अपमान था। अब वक्त आता है 2005 का। समता पार्टी, जो अब JDU बन गई है, वो बीजेपी के साथ चुनाव मैदान में उतरी और RJD को हरा दिया। नीतीश CM बने और सुशासन का नारा दिया। सिन्हा और संतोष सिंह दोनों लिखते हैं कि नीतीश ने सड़कों का जाल बिछाया, बिजली पहुंचाई, अपराध पर लगाम लगाई। उनकी साइकिल योजना ने बिहार की बेटियों को स्कूल पहुंचाया। नीतीश ने नीतीश मॉडल बनाया, पिछड़ों में क्रीमी लेयर को आरक्षण से हटाया, ऊपरी जातियों को साथ लिया और यही लालू के राज का अंत था और नीतीश बिहार के सुशासन बाबू बन गए। लेकिन 2013 में नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के PM उम्मीदवार बनने पर बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया और 2014 का लोकसभा चुनाव बिहार में अकेले लड़ा, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2014 के लोकसभा चुनावों में मिली हार ने नीतीश को लालू से हाथ मिलाने के लिए मजबूर कर दिया। नतीजा 2015 में महागठबंधन बना, जो JDU, RJD और कांग्रेस का गठजोड़ था। सिन्हा इसे अस्थायी शादी कहते रहे और बाद में हुआ यही। गठबंधन 2015 का विधानसभा चुनाव जीता, नीतीश CM बने, लेकिन लालू का परिवार नीतीश के लिए बोझ बन गया। 2017 में
चारा घोटाले में तेजस्वी पर आरोप लगे तो नीतीश ने इस्तीफा दे दिया और बीजेपी के साथ फिर गठबंधन किया। संतोष सिंह लिखते हैं कि नीतीश को लालू परिवार का रिमोट कंट्रोल बर्दाश्त नहीं हुआ। 2022 में नीतीश फिर पलटे और महागठबंधन में लौटे, लेकिन 2024 में वे फिर एनडीए में चले गए। सिन्हा की किताब में इसे नीतीश की सियासी चालबाजी कहा गया, जो बिहार की जनता को समय समय पर भ्रमित करती रही। आज 2025 में नीतीश एनडीए के साथ हैं और लालू विपक्ष में, लेकिन बिहार की जनता जानती है कि सियासत में दोस्ती एक नाजुक धागा है जो सत्ता की हवा में कब टूट जाए कोई नहीं जानता। नीतीश और लालू की कहानी बिहार की सियासत का वो रंगमंच है जहां दोस्ती और दुश्मनी के पर्दे बार बार बदलते रहे। लालू ने बिहार को सामाजिक न्याय दिया, लेकिन जंगल राज की कीमत चुकाई। नीतीश ने विकास की राह दिखाई, लेकिन पलटीबाज की छवि बनाई। ये कहानी केवल सत्ता की नहीं बल्कि बिहार की आत्मा की है, जहां सपने और विश्वासघात साथ साथ चलते हैं। तो चर्चा के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।